अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली के प्लेटफॉर्म से बंदा नचीज़ आपसे मुखातब है। जैसा कि हमने मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10th के वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया। लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, जो पहले 2 पॉइंट्स थे हमने वो डिस्कस किया। अब ये 3rd पॉइंट है लेबर इस्लाहात का, लेबर रिफॉर्म्स को, वो पार्ट 2 में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को मैंने बड़ा मुख्तसर और बड़ा हैंडसम बनाने की, उसको बड़ा स्मार्ट बनाने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में आसानी हो। कोशिश तो मैंने की, उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। तो आए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि मैंने कोशिश की है कि इन पॉइंट्स को, वो पहले भी एक एक 2 लाइंस के पॉइंट है, मजीद उनको हेडिंग्स में मैंने बना दिया ताकि याद करना आसान हो। पेपर्स जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप सिर्फ हेडिंग्स की फॉर्म में उसको पुट करें और उसके बाद उसकी एक एक 2 लाइंस में एक्सप्लेनेशन करते जाएं। ये एक बड़ा अच्छा तरीका बन जाएगा। और आपका लेट्स सपोज आपने 8 पॉइंट हैं इसके लेबर रिफॉर्म्स के, तो आप लिखेंगे तो 1 पेज पे आए। अगर हेडिंग्स के जरिए लिखेंगे तो आपके वो 2-3 पेजेस पे एटलीस्ट कवर हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेबर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स जुल्फकार अली भुट्टो ने 10 फरवरी 1972 को इंट्रोड्यूस करवाए। और ये रिफॉर्म्स क्या थी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस से टू ऑपरेट द लेबर बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से जो लेबर को इस्तेमाल करते थे, उनसे काम करवाते थे, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हुए थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कुछ चेंजिंग्स की, क्योंकि मज़दूरों के साथ कुछ ज़्यादतियाँ हो रही थी और उनको इनकरेज करने के लिए वो ये इस्लाहात की गई। नंबर 1, इंतज़ामी कमेटी में मज़दूरों की शमूलियत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेबर इन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। अब इसका मकसद क्या था, इसका मेन पॉइंट क्या था? इसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अब उस टाइम में जो इंतज़ामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में मज़दूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए, जो कि कुल तादाद का 20% होंगे। लेट्स सपोज उस इंडस्ट्री के अंदर अगर 50 लोग हैं तो उस कमेटी के अंदर 50 लोग हैं तो उसमें 10 लोग जो होंगे वो लेबर के भी शामिल किए तो आके, और जब वो डिसीजंस मेकिंग की जाए, जब फैसले बनाए जाए, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाए, तो उसमें लेबर भी अपनी राय दे सके। ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। नंबर 2 पॉइंट, मजदूरों के लिए बोनस का ऐलान। देखिए, किसी भी, अगर सबसे मुश्किल काम क्या होता है किसी भी पर्सन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मैनेजर के लिए, कि वो मजदूर से काम ले सके अच्छे तरीके से। देखिए, हमेशा दौंसली के बिना पर, डांट डपट की बुनियाद पे काम नहीं लिया जा सकता। अगर उसकी इनकरेजिंग पॉलिसी हो, टैक्टिक्स हो अच्छे बेहतरीन हो, उनके साथ रिलेशंस अच्छे बना के रखे हो, तो फिर मजदूर से काम आसानी से लिया जा सकता है और मैक्सिमम लिया जा सकता है। जो काम वो अनविलिंगली करना चाह रहा है तो उसको विल के साथ करना, ये टैक्टिक होता है। तो मजदूरों के लिए एनुअली बोनस का ऐलान कर दिया। साल के 12 महीने तो ईदैन के मौका के ऊपर और ख़ास तौर पे होता है कि एक छोटी या बड़ी ईद के ऊपर एक एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाती है बोनस के तौर पे। उससे मजदूर की हौसला अफजाई होती है, वो करेज होता है और वो खुश होके काम करता है। वो अपनी इंडस्ट्री के साथ, अपने फर्म के साथ लॉयल होने की कोशिश करता है, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक पे देना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इससे क्या हुआ कि मजदूरों की हौसला अफजाई होती है। फिर उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, कारखानों में मजदूरों के लिए औकात कार में तब्दीली, लेबर वर्किंग टाइम रीशेड्यूल्ड कर दिया गया। अब औकात कार क्या थे? अब पर वीक पहले लोग काम करते थे 54 आवर्स, 54 घंटे काम क्या करते थे, और उसको कम कर दिया गया, वो 48 आवर्स तक लेके आए। और 48 आवर्स तक काम लीगली वो कर, उनका एक वर्किंग टाइम सेट कर दिया गया। अब इससे क्या है
6 days पर वीक, वो हर दिन का 8 घंटे टाइम बनता, 8 hours पर डे के हिसाब से वो मजदूर काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई भी फर्म, कोई भी इदारा इससे ज़्यादा टाइम काम करवाना चाहती है, वो ओवर टाइम कंसीडर किया जाए। और आपको मालूम है कि ओवर टाइम में पेमेंट जो होती है वो डबल हो जाती है। एक मजदूर ने सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक काम किया है और उस 4 बजे तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ, तो वो मालिक चाहता है कि वो काम आज ही ख़त्म किया जाए, तो एक्स्ट्रा टाइम लगवा ले, मतलब 2 घंटे। तो वो अगर 8 घंटों के अंदर उसकी मजदूरी लेट्स सपोज 800 रुपये बन रही है ना, कि 100 रुपये पर घंटा पर आवर्स के हिसाब से, तो फिर ओवर टाइम में वो 100 रुपये घंटा नहीं होगी, वो 150-200 रुपये घंटा होगी। वो एक्स्ट्रा टाइम में, ओवर टाइम में जो लेबर होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या हुआ जी कि मजदूरों की जो टाइमिंग्स थी वो थोड़ी सी कम होगी। नंबर 4, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की तकसीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबर रिफॉर्म्स इन द एरा ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और यार ये ज़हन में रखिएगा, ये रिफॉर्म सारी जो की जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, नॉट एज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो 13 अगस्त 1973 को जाके बनते हैं, और ये 10 फरवरी 1972 को ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट इसमें क्या थी कि मजदूर की पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी के हकूक हासिल होंगे, और वो उसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ होगा। तहफ़्फ़ुज़ किस चीज़ का होगा कि उसको तिबी इमदाद दी जाएगी। अगर पहले ये चीज़ें की जाती थी तो उसकी तनख्वाह से पैसे काटे जाते। इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियाँ लगा दी कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मजदूर को दे, अपनी लेबर को दे, ना कि उसकी तनख्वाह से वो चीज़ें काटी जाए। और मजदूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, ये मालकान के ज़िम्मे होगी। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऑनर होंगे उनके ज़िम्मा होगी कि वो अपने पल्ले से करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मजदूरों की बुनियादी सहूलियात, बेसिक लेबर फैसिलिटीज़। अब वो बेसिक लेबर फैसिलिटीज़ क्या थी? उसमें क्या था कि हर मजदूर को रिहायशी मकान, तालीम की सहूलतें, उसके लिए तो वर्कशॉप्स होंगी ट्रेनिंग की, और उसके बच्चों के लिए तालीम की सहूलियात और तिबी मुआयना एटलीस्ट वंस अ ईयर, सालाना उसका चेकअप वो इंडस्ट्री खुद करवाएगी अपने खर्च पे, ना कि वो मजदूर खुद से वो फी पे करके वो चेकअप करवाएगा। कम से कम एक बच्चे के कारखाने की तरफ से मैट्रिक तक तालीम लाजिम दिलवाएगी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के जिम्मे हो कि वो एक मजदूर के बच्चे को मैट्रिक तक तालीम लाजमी दिलवाए और मजदूर से उसके मुआवजे से पैसे ना काटे। लेट्स सपोज अल्लाह ताला ने बड़े बड़े लोगों को बड़ा बड़ा सरमाया दिया है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ये काम करना शुरू कर दें तो इससे बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म के अंदर 100 लोग काम करते हैं और वो 100 बच्चों की तालीम का जिम्मा उठा लेता है, बेड़ा उठा लेता है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि उनको अपना ज़ाती फ़ायदा होगा। वो ज़ाती फ़ायदा कैसे होगा? जब एक मज़दूर को पता होगा कि ये मेरे ऊपर इससे हट के भी एक तो मुझे रोज़गार दे रहा है, दूसरा काम ये कर रहा है कि मेरे बच्चों को तालीम भी दे रहा है, तो वो बड़ा लॉयल होके, बड़ा वो कमिटमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ वो काम करेगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा। और मेरे ख्याल में अगर वो 1000 रुपये महीना उसके ऊपर खर्च करता तो उसे कई हज़ारों का काम निकलवा लेगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ से सोचने की है। नंबर 6 पॉइंट, सनती रवाबित कमीशन का क्या? सेटअप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन बना दिए गए। उनका मेन मकसद क्या था कि आए दिन ट्रेड यूनियंस की तरफ से ट्रेड यूनियंस के जरिए मजदूरों के झगड़े निपटाने के लिए, ट्रेड यूनियंस की तरफ से मजदूरों के झगड़े निपटाने के मतलब ट्रेडर्स और लेबर के दरमियान जो झगड़े होते थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए थर्ड पार्टी के तौर पे मीडिएशन के लिए उन्होंने एक सनती रवाबित कमीशन कायम कर दिया। इससे क्या हुआ जी? इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस सिलसिले में जूनियर अदालतें कायम की गई और इस तरह मजदूरों को अज़ खुद अपना मुकदमा लेबर
عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا. اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اسے لیبر کو فائدہ ہوا. لیبر کو کیا فائدہ ہوا کہ ان کی جو رائٹس ضبط کر لیے جاتے تھے ان سے زیادتی کے تحت، مطلب آپ اوور ٹائم کروا لینا، پیسے نہ دینا، اس طرح کے جو کام کرتے تھے انڈسٹریلسٹ، ان کو روکنے کے لیے کمیشنز بنائے گئے. نمبر 7، شاپ اسٹیورڈ کا قیام. سیٹ اپ آف اسٹیورڈشپ. اب اسٹیورڈشپ جو تھا اس کا ایک عہدہ بنا دیا گیا، انٹروڈیوس کروا دیا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ A person elected by the workers in a factory or workplace. وہ کسی بھی فیکٹری کے اندر جہاں کام کرتے ہیں، لیبر آپ میں سے لیبر میں سے ہی ایک پرسن کو چوز کر لیتے تھے تاکہ وہ مینجمنٹ کے ساتھ جو ان کے کوئی معاملات ہوتے تھے ان کی ڈیلنگز کے لیے کام کرتے تھے. وہ پرسن کام کرتا تھا. اس عہدے کا نام کیا دے دیا گیا؟ شاپ اسٹیورڈ. لاسٹ پوائنٹ، مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ. ورکرز جاب سیکورٹی. جس ورکر کو جتنی جاب سیکورٹی ہوگی، اس کی جاب جتنی سیکیور ہوگی، جب کسی کی جاب انسیکیور ہوتی ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، کسی کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ آج تو میں کام کر رہا ہوں، اگر کسی بھی ٹائم میں باس کی کال آتی ہے، جی آئیں بات سنیں، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، تو فوراً ذہن کے اندر ہوتا، سوچنا شروع کر دیتا کہ پتہ نہیں میں نے کیا بات کی، میرے سے کون سا غلط کام ہو گیا، ہو سکتا مجھے ابھی نکال دے، ہو سکتا ہے آج مزدور کام کر کے جاتا ہے، صبح وہ فون کر کے کہہ دیں کہ نہیں جی آپ اپنے گھر پہ رکیں. تو مزدور کو، کسی بھی جاب ہولڈر کو جاب سیکیورٹی، ملازمت کا جب تک تحفظ نہیں ملے گا تب تک وہ ٹک کے سکون کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے مل ملکان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت اور ٹھوس وجوہات، اگر آپ نے کرنا بھی ہے، اس کو جاب سے نکالنا بھی ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کوئی سالڈ لاجیکل ریزنز پیش کریں. ایسا نہیں کہ نہیں بس بیٹھے بیٹھے میرا موڈ خراب ہو گیا تو میں اس کی شکل سے خوش نہیں ہوں تو لہٰذا میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کر دیے جس سے ملازمین کو اپنی ملازمت کا تھوڑا سا تحفظ فیل ہونے لگا. یہ تھیں لیبر ریفارمز. اس کے بعد ہیں جی ایگریکلچر ریفارمز، وہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.